नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो इससे संबंधित होंगे, जैसे HCl। इजी देखिए एग्जाम्पल, HCl, H2O को लिख सकते हैं हम अथवा करके HOH, या लिख सकते हो आप NaCl। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हो, एक सिमिलर बातें दिख रही हैं। ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। ऐसे यहाँ भी ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब आप देखो, जितना इस प्लस की वैल्यू है, प्लस चार्ज की जितनी वैल्यू है उतनी ही निगेटिव चार्ज की वैल्यू है। इसीलिए ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, वैद्युत उदासीन। क्या है ये, वैद्युत उदासीन है। ठीक है ना। मतलब यदि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति ना हो तो ये उदासीन रहेगा, अर्थात कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। ऐसे ये भी और ऐसे ये भी। इसमें दिख रहा है साफ साफ कि एक प्लस चार्ज है और एक क्या है, माइनस चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए, कुछ दूरी पर स्थित हैं। ये देखो आप, यहां पर एक मैंने क्या बना दिया, माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज बना दिया। ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया। यहां से यहां के बीच की कुछ दूरी है, ठीक है, उसे कहेंगे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, अल्प दूरी। A से B तक की जो सबसे छोटी दूरी है उसे हम मान लिए 2L। ये गणना की सुविधा के लिए माना गया है कि आगे चल के अभी हम गुणा भाग करें तो उसमें थोड़ा आसानी हो, इसे 2 के पदों में मान लिया। आप चाहो तो L भी मान सकते हो, तो भी यह वैद्युत द्विध्रुव के स्ट्रक्चर और इसकी परिभाषा में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या मान ले रहा हूं, 2L मान ले रहा हूं। अब आप देखो कि यदि दो आवेश कैसे हैं, QA भी है, QA भी है, माने क्या है, पहली कंडीशन तो बन गई कि ये परिमाण में क्या है, बराबर है। परिमाण में बराबर का मतलब क्या है कि अगर ये Q है तो ये भी Q है। ठीक है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एक प्लस है तो एक माइनस, माने क्या है, प्रकृति इनकी विपरीत है। प्रकृति क्या है, विपरीत है, नेचर इनका अपोजिट है। और ये तीसरी प्रकृति है, तीसरा इनका कंडीशन है कि ये दोनों जो चार्ज हैं, आवेश हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हुए हों। ये छोटी दूरी, कम से कम दूरी पर रखे हुए हों, तो यह जो निकाय है, यह जो सिस्टम है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बन गई, यदि परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हैं तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, when the two charge in same magnitude but opposite in nature are placed at smallest distance then the system is known as electric dipole। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आप देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, देखो भाई, ये Q और ये Q, इनकी जो जातियां हैं अर्थात जो परिमाण है वो समान है। तो चाहे इसको देख लो चाहे इसको, जो पसंद आए उसको ले लो। मान लिया ये Q ले लिया गया, प्लस माइनस में से कुछ से कोई अंतर नहीं है, केवल परिमाण लेना है मुझे बस। तो एक चार्ज ले लिया और दोनों के बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है 2L, इनका मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो इनका मल्टीप्लाई जो मिलेगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, और इसे P से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, P से। मैंने क्या किया, दोनों चार्ज जो है, एक प्लस Q का एक माइनस Q का, किसी एक को ले लिया अर्थात परिमाण ले लिया, और दोनों के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है इनको लेकर दोनों का गुणा कर दिया
और ये वैल्यू जो है डाइपोल मोमेंट कहलाएगी। क्योंकि ये देखो ध्यान से, अगर आप इसे घुमाओगे, पूरा पूरा सिस्टम घूमेगा तो यही तो घूमेगा साथ साथ, या ये घूमेगा। एक को फिक्स करोगे, एक को घुमाओगे, तो वो किसकी दूरी के सापेक्ष घूमेगा? 2l दूरी के सापेक्ष घूमेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का गुणनफल मोमेंट कहलाया। अच्छी बात है। यहां पर एक यूनिट देख लो क्या हो जाएगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और ये 2l दूरी है, दूरी की यूनिट क्या होगी? मीटर, एम केस में, तो यूनिट मिल गई कूलम इंटू मीटर। अब आप देखो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से किधर की ओर होगी? प्लस की ओर। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगी? माइनस से किधर की ओर होगी? प्लस की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकाय में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कारण जो तीव्रता होंगी मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकेंगी। देखिए ध्यान से, पहली जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? वो होगी अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंड ऑन पोजीशन। क्या? इंड ऑन पोजीशन। ठीक है। और नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में, और इसे कहेंगे इक्वाटोरियल लाइन पर। किस पर? इक्वाटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो अब आप देखो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, नंबर 1 पर निकालने चल रहे हैं अच्छी स्थिति में। बहुत आसान है, कायदे समझिएगा। मान लिया यह एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया मैंने। क्या ले लिया? वैद्युत द्विध्रुव। ये देखो आप, ये वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? -q + q चार्ज से। ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 2l, स्मॉल डिस्टेंस माना था। आपको खुद ही पता है फिर ये डिस्टेंस कितनी हो गई? l, और ये डिस्टेंस जो बची हुई है वो कितनी हो गई? वो भी l हो गई। ठीक है, 2l का आधा l और फिर l। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। अच्छी बात है। अब मैंने मान लिया +q चार्ज से -q चार्ज से, अगर हम किसी बिंदु पर, देखिए यहां पर अक्षीय लिखा है, मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है ना, इसी के अक्ष पे ही चलना है। इसी के अक्ष पर चाहे दाईं तरफ चले जाओ, चाहे कहां चले जाओ, बाईं तरफ। लेकिन जो फिगर बनाते हैं ना, वो हम x अक्ष की धनात्मक दिशा में बढ़ते हुए बनाते हैं, इसलिए हम बाईं तरफ नहीं बनाते। किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं भी फिगर जो है यहाँ पर दूरी बाईं तरफ नहीं हम देखेंगे कि बाईं तरफ लेते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये क्या है? x अक्ष की धनात्मक दिशा। तो कोई काम प्रोग्रेसिव वे में किया जाता है। ठीक है, इसलिए अब हम इधर मानेंगे क्या? कि दूरी जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो हमने क्या किया, मान लिया कि बिंदु O से कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। ठीक है, बिंदु O से कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। क्या है? P है। क्या है बच्चों? P है कोई पॉइंट। कहां से कहां तक? बिंदु O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जहां मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जानते हो +q चार्ज से, मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q चार्ज से जो निकलेगी, ये जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? E1। क्या होगी? E1। ठीक है, अब E1 की डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी E1 की डायरेक्शन किधर होगी? आप देखो वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते +q चार्ज से बल रेखाएं कहां निकलती हैं? बाहर की ओर। बिंदु P पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है, इसके बाहर की ओर किधर होगी डायरेक्शन? ये होगी, है ना? ये डायरेक्शन हो गई E1 की। ठीक है, अब आप देखो यहां पे मैं E1 और थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, यहां पे E1 हो गया। अब आप देखो अगर +q से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो ये बल रेखाएं -q में जाके मिल जाती हैं। बल रेखाएं कहां से निकलती हैं? +q से निकलती हैं, और कहां जाके मिलती हैं? -q में। बल रेखाओं की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। इसका मतलब -q के अंदर जाती हुई रहेंगी। अब -q के लिए जो बल रेखा की दिशा होगी वो किधर होगी? अंदर की ओर। इधर की ओर, अंदर की ओर। देखो तो यहां पे किसकी डायरेक्शन हो गई? ये E2 की डायरेक्शन हो गई। यहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी हमको P के लिए, यहां पर कहीं भी मान लो, और E1 की डायरेक्शन
दाईं तरफ हो गई, अर्थात बी से किधर की ओर, पी की ओर, और E2 की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर गई, पी से किधर की ओर, ए की ओर, मतलब बाईं तरफ। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बच्चों ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो बच्चों बताओ ये L है, ये पूरा R है, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, R प्लस L। बोलो भाई, होगी ना? और ये डिस्टेंस पूछा जाए कि B से लेकर P तक बताओ कितनी होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस R है, इसमें से L निकाल लो, ये L है, तो डिस्टेंस कितनी बचेगी, R माइनस L। इतनी बात समझ में आई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहां पर अगर इंटेंसिटी निकाली जाए प्लस क्यू चार्ज के नाते, क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लिया कि ये किसी निकाय ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां का परावैद्युतांक क्या है, K है। ये पूरा निकाय माने वैद्युत द्विध्रुव ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां का परावैद्युतांक कितना है, K है। तो ये फार्मूला जो है इसी में क्या आ जाएगा, नीचे K आ जाएगा, मैंने बताया था आपको। फिर क्या होता है, बिंदु आवेश कारण उत्पन्न तीव्रता, देखिए प्लस क्यू के लिए बिंदु P कैसे काम करेगा, जैसे पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश कारण तीव्रता निकली उसी फॉर्म में निकलेगा। यहां क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू बटे कितना, R स्क्वायर के जगह पर B से P तक की डिस्टेंस BP का स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में है बेटा, किस डायरेक्शन में है, B से किधर की ओर, P की ओर। ये प्लस की ओर, बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, किधर निकलेंगी, बाहर की ओर निकल रही है, यहां पे दिखाया गया एरो, ठीक है। किस दिशा में है, BP डायरेक्शन में, BP दिशा में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो E2 निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज कारण, इसको थोड़ा सा और इवैल्यूएट कर दें। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान BP। B से P की वैल्यू कितनी है, R माइनस L, हो जाएगा R माइनस L का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो माइनस क्यू चार्ज के नाते निकालेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण, ये प्लस क्यू चार्ज कारण निकला था, अब माइनस क्यू चार्ज कारण E2 निकलेगा। ये देखो बल E2 निकला है, इसकी तीव्रता किधर की ओर, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर दिखाई गई है, माइनस क्यू में, अंदर की ओर आती हुई बच्चों। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, यही फार्मूला रिपीट करेंगे। क्यू यहां पर चार्ज का परिमाण लेते हैं, तो यहां माइनस क्यू से कोई मतलब नहीं है, केवल क्यू लिख दिया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब P तक की कहां से, इस माइनस क्यू अर्थात पॉइंट ए से डिस्टेंस, माने क्या, AP, क्या हो जाएगा, AP, ठीक है। अब ये किधर से किधर की दिशा में है, देखो ध्यान से, P से A की ओर, किधर से किधर की ओर, P से A, ये देखो एरो दिख रही होगी, P से किधर की ओर है, A की ओर। ऐसे बल रेखा निकलेंगे, ऐसे आके इसमें मिल जाएंगी, तो माने क्या, P से A की ओर, माने PA डायरेक्शन में। अच्छी बात है। अब देखो, अब इसको और इवैल्यूएट किया जाए तो E2 बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। फिर Q अपान AP, A से P तक की वैल्यू कितनी है, R प्लस L का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताओ यहां पे देखो, नाउ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होगा, अधिक में से कम घटाएंगे। आपको पता है अधिक कौन है, यहां पे जिसकी दूरी कम वो अधिक। आपको पता है जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो अब बताओ ये भिन्न का हर छोटा है कि ये भिन्न का हर छोटा है, आपको स्वाभाविक सी बात पता चल रही हुई, ये भिन्न का हर छोटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घटाया जा रहा है, तो ये कम होगा, यहाँ जोड़ा जाता है ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब भिन्न छोटी हो जाएगी तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, E2 इज लेस देन टू E1, E1 अधिक है, E2 क्या है, छोटा है, इसलिए जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो E1 में से E2 घटाएंगे। किस में से क्या घटाएंगे, E1 में से E2 घटाएंगे, अधिक में से कम। तो अब बताओ E बराबर E1 की वैल्यू कितनी है भाई, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, फिर कितना, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस L का क्या, होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन हो गया, क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का क्या, होल स्क्वायर। बच्चों देखो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू, ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो R माइनस L का होल स्क्वायर
और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो r माइनस एल के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा r माइनस एल का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको इसके आगे यहाँ पे देखिए जगह है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, अब जरा ब्रैकेट खोल दीजिए भाई ऊपर, देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, इधर देखो माइनस का गुणा भी करते चलो, माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, तो हो जाएगा क्या, माइनस गुणा करेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस गुणा करने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या मिलेगा जरा बताओ, यही माइनस में यही प्लस में a माइनस बी ए प्लस बी का गुणनफल करते हैं तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर खुद थोड़ी देर के लिए ऊपर का स्क्वायर हटा दो या मन में अपने सोच लो तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी अगर अलग अलग ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, उसी तरह पे लिख दिया गया। फिर इस पे क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब आप देखो इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद बच्चों क्या मिला, ये देखो ये इससे कैंसिल, यह काटा इससे कट गया, ये 2RL जुड़ गया, कितना आ गया 4RL डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे ये मिल गया आपको इसका होल स्क्वायर। अब आप बताओ जरा ध्यान दो, ये आप देखो फिगर में देख लो, आप फिगर में देख लो, एल छोटा दिख रहा है कि आर छोटा दिख रहा है, एल इतना ही है, आर इतना बड़ा है ना, तो एल जो है कम है, आर क्या है ज़्यादा है, माने एल छोटा है आर बड़ा है, तो बेटा एल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर से ये और छोटा होगा, छोटी संख्या का स्क्वायर करोगे और छोटा मिलेगा, बड़ी संख्या का स्क्वायर और बड़ा मिलेगा। जैसे मान लीजिए 0.2 है, माने 0.2 इसका स्क्वायर करेंगे 0.02 मिलेगा, और 2 है इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, माने 2 से 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, और दशमलव में था तो देखो 0.04 हो गया, माने और कम हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू छोटी थी इसका स्क्वायर करने पर और छोटा मिल गया, जो वैल्यू बड़ी थी उसका स्क्वायर करने पर और बड़ा मिल गया। तो चूंकि यह कंडीशन फिगर से दिख रही है तो अब क्या हो जाएगा, जो बहुत छोटा है उसे फिजिक्स में छोड़ देते हैं, निग्लेजिबल कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे देखो 4RL डिवाइड बाई ये हो जाएगा, बचेगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर में से 0 घटाओगे तो आर स्क्वायर ही मिलेगा, फिर इसका होल स्क्वायर है तो माने आर की पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखो एक आर इस आर से कट जाएगा, क्या मिलेगा, इक्वल टू देखते रहना क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद 4L डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, अब आप देखो इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा किनारे इधर जगह है, इधर लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू, अगर मैं इसे ऐसा लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, देखते रहिएगा, इसे लिखूँ 2, ठीक है, 2 इंटू भाई 2 4 को कैसे सकता हूँ, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 दूनी 4, तो 2 इंटू देखते रहो, Q जो लिखा है वो लिख दिया, फिर 2L, तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं, क्यों, देखो 4L था, 2 2 जा 4L, फिर Q था, Q लिख दिया, डिवाइड बाई नीचे क्या देखो R क्यूब, तो R क्यूब लिख दिया। बच्चों बताओ क्या मिला, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2, और ये बन गया बेटा P, क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, Q इंटू 2L, अभी बच्चों को बताया था, Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, P से दिखाते हैं, Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, किसे दिखाते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से दिखाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ P था अपान R क्यूब। आपको पता है फॉर एयर एंड वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, ठीक है, हवा अथवा निर्वात के लिए, बोलो भाई के जो परावर्तांक है उसका मान कितना होता है, 1, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग होता है, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। बच्चों यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 रखोगे मिलेगा 2P अपान कितना R क्यूब। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इंड ऑन पोजिशन, अर्थात अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है निरक्षीय स्थिति में,
क्या बात आती है? निरक्षीय स्थिति में। इसके बाद निरक्षीय स्थिति का बताएंगे, देखो जरा। भाई देखो यहां नंबर 2 केस है, क्या है? निरक्षीय स्थिति, इक्वाटोरियल लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अब आप देखो, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, अच्छी बात है, एक डाइपोल है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। ये इसका बीच का बिंदु है ओ, ठीक है। अब आपको पता ही है ये कितना होगा? एल, छोटी दूरी माना था, ये कितनी दूरी है? ये भी एल है, ठीक है, अच्छी बात है। अब चूंकि यहाँ पर निश्चित का मतलब होता है अक्ष से हटके, कहाँ से? अक्ष से हटके। अक्ष से हटके मतलब ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, ये अक्ष हो जाएगा। अक्ष से हटकर लंबार्धक पोजीशन में, इक्वाटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, लंबार्धक स्थिति या निरक्षीय स्थिति कहलाती है। अब देखिए इसका लंबार्धक करेंगे तो फिर नीचे की ओर नहीं आएंगे। नीचे की ओर क्यों? क्योंकि वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। फिगर मैंने अभी आपको बताया है इसी वीडियो में कि कभी भी अगर फिगर बनाते हैं तो हम इस धनात्मक दिशा में आगे बनाते हैं। किधर बनाते हैं? धनात्मक दिशा में आगे तरफ बढ़ते हुए बनाते हैं। तो चूंकि अक्ष पर आगे जा नहीं सकते तो कहाँ जाएंगे? निरक्ष पर जाएंगे। निरक्ष का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, लंबार्धक स्थिति। अब आप देखो यहाँ पे लंबार्धक स्थिति कहाँ मिलेगी? नीचे की ओर नहीं ले जाएंगे तो कहाँ मिलेगी? ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर होगी लंबार्धक स्थिति, ठीक है। लंबार्धक का मतलब क्या हुआ? इसी का अर्धक कर दिया। ये जो रेखा दिख रही है किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की, इसे क्या कर दिया? आधा कर दिया। मान लिया कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, क्या है भैया? कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है? P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब बिंदु P को प्लस क्यू चार्ज जो है, माने आवेश जो प्लस क्यू है, इससे ही मिलाएंगे, ठीक है। ये मान लिया एंगल कितना है? थीटा। ये झुकाव कितना है? थीटा। ऐसे मिला दिया, इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं इसे यहाँ पे। ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज को भी मिला देंगे पी से। क्यों? क्योंकि इसके कारण भी तीव्रता निकालनी है, ठीक है, इस कारण भी तीव्रता निकालनी है। ये मान लिया कोई पॉइंट पी है, इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा देते हैं। चलो भाई यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। ये थीटा है बेटा। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के समांतर बिंदु पी पर कोई रेखा खींची जाए तो ये ऐसी खींची जाएगी रेखा, है ना। अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है आपका, ये वैद्युत द्विध्रुव कारण ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, संगत कोण होने के कारण, ठीक है। अब आप देखो यहां से ये मैंने आर वाई रेखा को आगे बढ़ा दिया। क्या किया? आर वाई रेखा को आगे बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है। प्लस क्यू के कारण, ध्यान देना, प्लस क्यू के कारण वैद्युत बल रेखा कहां निकलेंगी? बाहर की ओर। तो ये मैंने इंटेंसिटी बना ली प्लस क्यू के कारण, किधर की ओर? बाहर की ओर, ठीक है। और माइनस क्यू के कारण वैद्युत बल रेखा कहां निकलती है? बाहर की ओर नहीं निकलती, कहां जाती है? माइनस क्यू में अंदर की ओर जाती है। तो इस माइनस क्यू, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू में जाएगी, तो माइनस क्यू में अंदर जाती है, तो इसकी ओर आती हुई बना दिया माइनस क्यू कारण। और माइनस क्यू कारण जो इंटेंसिटी उसे किसे दिखा दिया? E2 से दिखा दिया। किसे दिखा दिया? E2 से, ठीक है। माइनस क्यू कारण जो इंटेंसिटी है किसे दिखा दिया? E2 से। और अंदर की ओर एरो क्यों लगाया? क्योंकि अभी मैंने बताया है, और बल रेखाओं के गुण में भी मैंने बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू चार्ज में अंदर की ओर जाती हैं और प्लस क्यू चार्ज से निकलती हैं, ठीक है। ये E2 हो गया। अब आप देखो यहां पर केवल ऊपर वाले भाग में देखना, ये E1 है। मैंने घटकों का वियोजन बताया है। अगर E1 को दो घटकों में वियोजित किया जाए, देखो यहां पर दो दिशाएं दिख रही हैं, ठीक है। एक दिशा लंबवत ऊपर की ओर है और एक दिशा क्षैतिज है, देखो ऊपर की ओर क्षैतिज, और ये उसका परिणामी के रूप में दिख रहा होगा। तो अगर ये वियोजन किया जाए तो आपको पता है कि मैंने बताया आंख मूंद कर जो कोण से लगा घटक होगा उसे सीधे सीधे कॉस लिख देना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। जीवन में कभी फिजिक्स में गलती हो ही नहीं सकती, जो कोण से लगा घटक होगा वो सदैव cos थीटा होगा। ऐसे लिख दीजिए आप, कभी भी गलत होने तक कोई भी सवाल लगाइए, कोई भी डेरिवेशन कीजिए, कहीं गलती नहीं हो सकती। दूसरा देखो, इसके लंबवत दूसरा घटक जो ये वाला घटक, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 sin थीटा। दो ही कंपोनेंट होते हैं, दो ही घटक होते हैं, एक कॉस और एक क्या? साइन। अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो E2 के कारण, E2 कारण जो घटक होंगे ये कैसे निकलेंगे? अब आप देखो यहाँ पे नीचे की ओर
अब आप देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इसका क्या रिजल्टेंट है, परिणामी है E2। अगर E2 का वियोजन किया जाए तो क्या मिलेगा, एक कोण सा घटक होगा। आपको गुरुजी कोण सा घटक कौन होगा, जब अगर ये थीटा था तो बेटा ये भी तो थीटा ही होगा। अगर ये थीटा होगा इसके समांतर खींचेंगे तो यहां भी थीटा ही होगा ऊपर की ओर, और जब ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, शीर्षाभिमुख होने के नाते थीटा ही होगा। कितना होगा, थीटा। मैं करके दिखा दे रहा हूं, देखो एक बार, देखो ये थीटा है, बोलो हाँ कि ना। अगर ये थीटा होगा तो इसी के समांतर ये खींचोगे ऐसे रेखा, और इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो ये कितना होगा, थीटा। और जब ये थीटा होगा तो इसका ही शीर्षाभिमुख ये कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये थीटा है। तो फिर देखो यहां से तीव्रता को अगर निकालेंगे, E2 को वियोजित कर रहे हैं तो ये कोण से लगा घटक हो गया, ये वाला, यही रेखा कोण से लगी घटक हो गई, क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। इसके अपोजिट देखो ये ऐसे था घटक, इसके अपोजिट ये कितना हो जाएगा, नीचे वाला E2 sin थीटा, ठीक है। अब आप देखो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दो अपोजिट कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। अगर E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो ये दोनों घट जाएंगे, और घटने पर जीरो दे देंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत वेक्टर आपस में घटते हैं, और ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो यहां से पहले जरा देखिए, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, त्रिभुज AOP, AOP ले लो, तो देखो यहां पर ये लंब है आधार, ये कोण है तो कोण के सामने भुजा लंब, लंब से लगी भुजा आधार, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, कर्ण। और कर्ण कितना होगा बेटा, अंडर रूट, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर, माने आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है, तो अंडर रूट R² प्लस कितना, L²। सेम टू सेम ये भी है, इसलिए इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीव्रता निकालिए, प्लस क्यू चार्ज कारण कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज कारण तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0K, ठीक है, Q/R²। R² माने प्लस क्यू चार्ज से जहां पे इंटेंसिटी निकालना वहां तक की दूरी, माने किसका स्क्वायर, BP का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, BP का स्क्वायर। किस दिशा में, BP डायरेक्शन में, ठीक है, BP डायरेक्शन में। अब आप देखो माइनस क्यू चार्ज कारण निकालो, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0K Q/, ठीक है, माइनस क्यू कारण Q/ A से P तक की दूरी, ठीक है, किधर से किधर की दूरी, A से P तक की दूरी, AP का स्क्वायर। बट डायरेक्शन किधर से किधर है, P से किधर की ओर, A की ओर। देखो माइनस क्यू की दिशा, आपको मैंने बताया है कि बल रेखाएं प्लस क्यू से निकलती हैं, माइनस क्यू में जाती हैं, इधर से तो बाहर की ओर दिखा दिया, ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, इधर से दिखा दिया बाहर की ओर, ऊपर की ओर, लेकिन इधर अंदर की ओर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में जाके समाहित हो जाती है, मिल जाती है बल रेखाएं। तो क्या हो जाएगा बेटा, A से P की ओर की P से A की ओर, बिल्कुल, P से किधर की ओर, A की ओर, PA डायरेक्शन में, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देखो यहां पर, अब आप देखिए कि E1 और E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला जाए तो क्या मिलेगा, नाउ E1 इज इक्वल टू 1/4πε0K Q/BP। B से P तक की वैल्यू जितनी ये है उतने तो ये भी होगा, कितना होगा, √R² प्लस कितना, L²। इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो R² प्लस L² ऐसे मिलेगा, ठीक है। और E2 इसी प्रकार अगर E2 लिखा जाए सिमिलरली, ठीक है, E2 लिख रहे हैं तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0K Q/, A से P का स्क्वायर, A से P का डिस्टेंस कितना है, √R² प्लस L²। तो यहां भी स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर था तो हो जाएगा क्या, R² प्लस L², अंडर हट जाएगा, ठीक है। आप देखो E1 और E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, E1 E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है। तो बेटा जब E1 E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो E1 E2 की जगह पे रखा जाए तो sin थीटा दोनों में सेम है, तो बेटा ये दोनों चूंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों अगर इनका रिजल्टेंट निकाला जाए तो दोनों आपस में घट जाएंगे, और जब घट जाएंगे तो ये वैल्यू सेम, आगे तो सेम है ही, वैल्यू कितनी आएगी, 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 में से 2 जाए कितना आएगा, 0, 3 में से 3 जाए कितना आएगा, 0, 4 में 4 जाए कितना आएगा, 0। ऐसे ही E1 E2 की वैल्यू सेम है, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो, आगे sin थीटा है, घटाओ कितना आएगा, 0। क्यों घटा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और वेक्टर का रूल है अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये देखो सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में है तो नाउ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी माने परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E1, देखो क्या है,
E1 cos थीटा प्लस कितना बेटा E2 cos थीटा। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 1/4 k Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस E2 की वैल्यू फिर वही चीज़ 1/4 k Q अपान क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कितना कॉस थीटा। देखो भाई दोनों जगह समान मान है ना, तो अब बताओ E बराबर क्या मिलेगा, यही चीज़ कितनी बार हो जाएगी, 2 बार, मैं 2 टाइम्स क्या मिलेगा Q अपान, देखो भाई Q अपान 4πε0 k फिर 2 टाइम्स हो गया ना, 2 को आगे ही लिख लो भाई 2Q और इसके बाद क्या मिलेगा, हाँ 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कितना कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसे कोई इक्वेशन मान लो, मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ से फिगर में देखो कॉस थीटा की कोई वैल्यू है भाई, ये थीटा है और इतना अगर आप देखो क्या एंगल, ट्राई एंगल यहाँ से ले रहा हूँ क्या OBP, आप चाहो तो इधर का भी ले सकते हो OAP, सेम है कोई अंतर नहीं है। आप देखो क्या मिलेगा, यहाँ से OBP से चलोगे तो कॉस थीटा कोण के सामने की भुजा लंब, लंब से लगी भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब OB और कर्ण का मतलब कितना BP। तो OB का मान कितना है L और BP का मान कितना है भाई √r स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। अंडरवुड का मतलब होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ लगा दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो क्या मिलेगा E इज इक्वल टू, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट है, E इज इक्वल टू कितना 1/4πε0 k, ये 2Q को इधर लेके जा रहे हैं देखते रहो, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये क्या है, हाँ देखो 2Q, तो 2Q ठीक है। इसके बाद cos थीटा की वैल्यू कितनी है L, तो L लिख दिया अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर कितनी हाफ, और आगे ये रह ही जा रहा है कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रह जा रहा है, इसकी पावर कुछ नहीं माने कितना 1 है। ठीक है, अब आप देखो E इज इक्वल टू 1/4πε0 k, आप इसे लिख सकते हो देखो यहाँ से 2QL या ऐसे Q इंटू 2L लिख सकते हो, नहीं सकते हो भाई, आपको पता ही है कि गुणे में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, कम्यूटेटिव लॉ आल्सो होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर Q इंटू 2L लिखूँ या 2Q इंटू L लिखूँ, बात तो सेम है। क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनाएगा P, क्या बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बनाएगा। फिर नीचे क्या मिला, ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है और बेस इक्वल है, आधार समान में घातें जुड़ जाती हैं, क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्यों 3/2, हाफ में 1 ऐड करो 3/2 मिलेगा। अब E इक्वल टू फिर वही कहानी, कौन सी कहानी, ये देखो आपको दिख रहा है R ज़्यादा लंबा है, L क्या है छोटा है, माने L छोटा है किससे R से, L छोटा है R बड़ा है, तो L छोटा है R से। जब L छोटू सा है तो L का स्क्वायर क्या होगा और छोटू सा होगा, L छोटू सा था तो L का स्क्वायर क्या होगा और छोटू सा, और R बड़ा था तो इसका स्क्वायर क्या होगा और बड़ा होगा, माने L स्क्वायर लेस एंड वे लेस टू R, L काफ़ी छोटा है, तो जब छोटा है इसे 0 मान लो बच्चों, E इक्वल टू 1/4πε0 k मिल जाएगा, फिर P हो जाएगा डिवाइड बाई ये नीचे R स्क्वायर, ये 0 हो गया, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या कैंसिल, क्या मिला भाई यहाँ पे मिला E इक्वल टू 1/4πε0। एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो K की वैल्यू 1 रख दे रहा हूँ इस समय, P अपान कितना R³। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, कहाँ पर निरक्षीय स्थिति में, माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन या इक्वाटोरियल लाइन में। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, उसको सीखते हैं और देखते हैं। यहाँ पर जो इंड ऑन पोजीशन की और इक्वाटोरियल लाइन का जो दोनों की इंटेंसिटी है, इसका अनुपात कितना है। इक्वाटोरियल लाइन में कितना निकाला था 1/4πε0, ठीक है, ε0 2p/r³, ठीक है।
यहाँ कितना निकला 1/4πε0 p, देखो भाई p अपान कितना r3, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा भाई बताओ, इनका जो रेशियो है, ठीक है, एंड ऑन पोजीशन का और दूसरा इक्वाटोरियल लाइन का, क्या मिला, ये सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर है। माने इसे लिख सकते हैं एंड ऑन पोजीशन, माने अच्छी स्थिति में जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति माने इक्वाटोरियल लाइन की तीव्रता के कितनी गुनी होती है, 2 गुनी। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता का मान होता है वह निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के मान के कितने गुने, 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज और बता दूं इस समय जाते जाते कि बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी निकाली थी आपने, = 1/4πε0, ठीक है, Q अपान कितना r², वहां पे बिंदु आवेश कारण Q अपान r² निकाली थी, यहां पे कितना निकला है r3, दोनों डायरेक्शन में r3 प्राप्त हुआ है। देखो थोड़ा सा ही अंतर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो टॉपिक था अच्छी और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के साथ, मैंने इस पूरे वीडियो में समाप्त किया है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे सबका भला हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।